कक्षा 9 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 को। इस प्रश्नावली में बहुपद के गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो बहुपद के गुणनखंड के लिए एक होता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय को हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया गुणनखंड प्रमेय। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। यदि पी एक्स घात, यहाँ पे n दे दिया गया है, n का वैल्यू बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है या 1 के बराबर भी हो सकता है, वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो यहाँ पर फर्स्ट दे दिया गया यक्स ऋण ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 हो, और यहाँ पे सेकंड दे दिया गया पी ए बराबर 0 होता है यदि यक्स ऋण ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग मतलब ये समझ लेते हैं ना, कि यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अंश और हर में बहुपद है, ठीक है। और जो अंश वाला बहुपद है, अंश में जो बहुपद रहेगा वो यहाँ पर पी एक्स है, जिसका वैल्यू एक घात का भी बहुपद हो सकता है, मतलब रैखिक बहुपद भी हो सकता है, और उससे अधिक घात का भी बहुपद हो सकता है ना, कि मतलब जो भी बहुपद रहे उस पर एक घात, कम से कम एक घात तो रहेगा, है ना, कम से कम एक घात का रहेगा, उससे अधिक भी घात उसका हो सकता है, 2 घात 3 घात वाला बहुपद हो सकता है, ठीक है। यह अंश में रहेगा। और हर में जो रहेगा, जिससे आपको भाग देना रहेगा, हमेशा एक रैखिक बहुपद से भाग देना रहेगा, जो कि है यक्स ऋण ए। यहाँ पर जो ए है, ए कोई वास्तविक संख्या हो सकता है ना, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्या आती हैं, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पे यक्स ऋण ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0 होगा। ये इसके बारे में चलिए हम समझते हैं ये क्या है। इसको आप शेषफल प्रमेय समझ सकते हैं। यहाँ पे पी एक्स, यह जो है आपका बहुपद है, जिसको यहाँ पर यदि हिंदी में समझना रहेगा तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पी एक्स है वो आपका भाज्य है, और यक्स ऋण ए हमेशा आपको एक रैखिक बहुपद से ही भाग देने के लिए देगा, है ना। यहाँ पे यक्स ऋण ए कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, क्यों एक्स भागफल है और प्लस पी ए जो है वो आपका शेषफल है। जब भी आपको पता है कि एक कोई भी संख्या यदि अंश और हर में है, तो यदि अंश वाली संख्या को जो भी आपका भाज्य रहेगा, आप भाजक से भाग देंगे, यदि शेषफल आपका शून्य आ गया तभी यह गुणनखंड के रूप में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यदि शेषफल, मतलब जब शेषफल 0 रहता है तभी यहाँ पे गुणनखंड के रूप में होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। तो जो यहाँ पर पी ए है वही आपका यहाँ पर शेषफल है। और जो भी प्रश्न रहेगा उसको हल आप किस प्रकार से करेंगे, जो भी आपको बहुपद देगा, यहाँ पे एक घात वाला बहुपद हो सकता है, इससे अधिक घात का भी बहुपद हो सकता है, तो सिंपल जिस भी रैखिक बहुपद से आपको भाग देना रहेगा उसका आप शून्य ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे यक्स ऋण एक यह रैखिक बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्य क्या होगा, मतलब इसके स्थान पर, यहाँ पे इसमें जो भी चर है उसके स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर दें कि यह बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे यक्स ऋण ए यहाँ पर रैखिक बहुपद है, तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम लोग सिंपल क्या प्रतिस्थापित करेंगे, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, ए होगा। यदि हम लोग यक्स के स्थान पर ए प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या कर देना रहेगा, जो भी आपको बहुपद रहेगा, है ना, यहाँ पे जो पी एक्स बहुपद रहेगा, यहाँ पे रैखिक बहुपद का शून्य का वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर देंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पे शून्य के बराबर होना चाहिए। अंश में जो बहुपद रहेगा, यदि उसका शेषफल, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पी ए है यही आपका शेषफल यदि शून्य के बराबर हो गया तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में हो जाएगा पी एक्स का। यहाँ पे यक्स ऋण ए, यहाँ पे एक गुणनखंड होगा, अन्यथा यदि मान लेते हैं यहाँ पे पी ए का वैल्यू आपका शून्य के बराबर नहीं है, शेषफल 0 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे यक्स ऋण एक गुणनखंड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं रहेगा। और यह जो कथन है यह दोनों प्रकार से चलेगा। यदि प्रश्न में आपको पहले पता रहेगा कि यहाँ पे यक्स ऋण पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर पी ए जो शेषफल रहेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि पहले आपको पता चल गया कि शेषफल 0 के बराबर है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यक्स ऋण पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, है ना। चलिए हो गया। यदि संख्याओं के हिसाब से समझना है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर चलिए एक हम छोटी सी संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर सिंपल हमने अंश में लिख दिया 5 और हर में हमने लिख दिया सिंपल 2, है ना। यह आपका भाज्य हो गया, और यहाँ पे हर में जो लिखा है वो भाजक हो गया। अब इसको इस प्रकार से शेषफल प्रमेय के हिसाब से लिखना रहेगा, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणते यहाँ पे भागफल और प्लस शेषफल होता है। जब इसमें आप भाग देंगे, भाग दें यहाँ पे, चलिए एक बार देकर रहिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 बार तो भाग चला जाएगा, शेषफल आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आप इस प्रकार से किस प्रकार से लिखेंगे, भाज्य आपका क्या है जिसमें आप भाग दे रहे थे, वो संख्या था 5, और यहाँ पे भाजक क्या था, भाजक यहाँ पर 2 था, है ना, भाजक यहाँ पर है 2, और यहाँ पे गुणते भागफल, भागफल आपको क्या प्राप्त हो गया 2, गुणते 2, और प्लस यहाँ पे शेषफल, है ना। अभी हम लोग 2 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो फिर आपको यही भाज्य प्राप्त हो जाएगा वापस, है ना। यहाँ पे भाजक और भागफल और प्लस शेषफल को, मतलब भाजक और भागफल का गुणा करके और यहाँ पे शेषफल जोड़ देंगे तो फिर आपको भाज्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ शेषफल आपको प्राप्त हो रहा है। जब शेषफल प्राप्त होगा तो यहाँ पर इसका गुणनखंड नहीं है ना, यहाँ पर 5 का यहाँ पर ये 2 गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। गुणनखंड कब होगा, जब यहाँ पे शेषफल 0 होगा। जैसे यहाँ पर हम सिंपल ले लें, यहाँ पर अंश में यदि हम लोग 4 ले लेते हैं और हर में 2 ले लेते हैं, यह आपका भाज्य है, यहाँ पर यह भाजक 2 है। यदि यहाँ पर हम लोग भाग देंगे ना, तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं। यदि आप 4 में भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4, यहाँ पर आपको शेषफल क्या मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर एक गुणनखंड होगा। जब शेषफल 0 होगा तब एक गुणनखंड आपको प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे
4 का एक गुणनखंड 2 है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 बराबर आप इस प्रकार से लिख देंगे, 2 गुणते 2 लिख देंगे और प्लस यहाँ पे शेषफल क्या है 0। यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस यहाँ पर हमने शेषफल लिख दिया, तो यहाँ पर 0 है तो सिंपल इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे 4 का एक गुणनखंड आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमने संख्याओं के हिसाब से तो समझ लिया, बाकी प्रश्न में जो भी आएगा बहुपद को भी हम एक आध बार भाग देकर आपको दिखा देंगे, है ना। बाकी हम लोग चले आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे देगा, है ना, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, यह हमें बताना है। और यहाँ पर आपको दे दिया गया जो भी आपको यह हर में है, ठीक है, यहाँ पे यही आपका भाजक है, ठीक है, और ये सभी आपके भाज्य हैं। इन सभी बहुपदों में हमें इससे भाग देना है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि एक से अधिक घात का ये सब बहुपद दे दिया गया है। यहाँ पर इस बहुपद की घात की बात करें तो 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 3 है। हम लोग को x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 से जो एक रैखिक बहुपद आपको दे देगा, इन सभी बहुपदों में आपको भाग देना है। तो हम लोग भाग देंगे तो हमेशा जब भी शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ पे इसका एक गुणनखंड होगा, प्रत्येक के लिए हम लोग चेक करेंगे। जब भी शेषफल 0 आपको प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि x + 1 जो जिस भी बहुपद का रहेगा उसका एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं, शेषफल इसके लिए शून्य आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपको रैखिक बहुपद दे दे, इसके लिए हमने क्या बताया कि सिंपल इसका शून्य का आप ज्ञात कर लीजिए, है ना। देख लीजिए यहाँ x ऋण a px का एक गुणनखंड होगा, कब होगा, जब यहाँ पे pa का वैल्यू आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ पे जो रैखिक बहुपद था इसका शून्य का वैल्यू यहाँ पर आप सिंपल प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। यहाँ पे इस रैखिक बहुपद का शून्य का आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a। यदि हम लोग x के स्थान पर a हम लोग प्रतिस्थापित कर दें, a ऋण a घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a प्रतिस्थापित करना है, लेकिन यहाँ पर इस रैखिक बहुपद का शून्य की हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ पर सिंपल +1 है, तो यहाँ पर आपको क्या प्रतिस्थापित कर देना है, इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। x के स्थान पर यदि आप ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना, x बराबर यदि ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो ऋण 1 और धन 1 आपस में विपरीत चिन्ह हो जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा, सिंपल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो x + a इस बहुपद का शून्य का आपको क्या प्राप्त हुआ, ऋण 1 प्राप्त हो गया। इस रैखिक बहुपद का आपको शून्य प्राप्त हो गया, x बराबर ऋण 1। अब इसको हम लोग बारी बारी से इन चारों प्रश्नों में हम लोग जो चारों बहुपद दे देंगे हैं, चारों बहुपद हम प्रतिस्थापित करके देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, जो भी pa का वैल्यू रहेगा उसको शून्य के बराबर आना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले बहुपद को नोट करते हैं, इसको हम लोग सिंपल px के बराबर मान लेते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल है और x उसमें चर है, ठीक है। px बराबर इसमें दे देगा x पर 3 घात प्लस यहाँ पे x² और प्लस x है और प्लस 1 है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रैखिक बहुपद x + 1 का शून्यक, इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करेंगे, किसका वैल्यू शून्य के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 1, है ना, का शून्यक हम लोग लिख देते हैं ऋण 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग p ऋण 1 हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। जो भी यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से हमने बताया, जो यहाँ पे x ऋण a px का एक गुणनखंड होता है, यदि यहाँ पर pa का वैल्यू 0 के बराबर आएगा तब शेषफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका शून्य होगा, x ऋण जो यहाँ पर रैखिक बहुपद है इसका आपको पहले शून्य ज्ञात कर लेना है, और इसका मान जो भी आपको px दे दिया गया था बहुपद यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो इस रैखिक बहुपद का शून्यक है यहाँ पर a हो जाएगा इसके लिए, है ना, a और ऋण a यह घटकर आपस में 0 हो जाएगा। इस रैखिक बहुपद का शून्यक a है जो कि यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और इसका शेषफल शून्य के बराबर आना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित करके देखते हैं कि शून्य के बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यदि शून्य के बराबर प्राप्त होगा तो हम लोग कह देंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं होगा। लिख देते हैं तब p ऋण 1, यहाँ पे जहाँ पर भी x आपको दिख रहा है ना चर, यहाँ पर सिंपल ऋण 1 प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो यहाँ पे ऋण 1 पर हो जाएगा 3 घात और प्लस ऋण 1 का यहाँ पे वर्ग और प्लस यहाँ पे ऋण 1 और प्लस 1 p ऋण 1 बराबर, इसका हम लोग घन कर देंगे। ऋण 1 का घन मतलब इसके 3 गुणनखंडों को आप गुणा कर देंगे ना, तो आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा। और प्लस आप जब ऋण 1 का वर्ग कर देंगे तो सिंपल आपको धन 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। ऋण 1 का 2 गुणनखंडों गुणा कर देंगे, धन 1 आपको मिलेगा। और यहाँ पे कोष्टक के अंदर ऋणात्मक है, ऋण 1 है, धन विपरीत चिन्ह है, गुणा कर देंगे ऋणात्मक ही चिन्ह मिलेगा, ऋण 1 और यहाँ पे प्लस 1 p ऋण 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऋण 1 है और यहाँ पे धन 1 है, यह घटकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी धन 1 है और यहाँ पर भी ऋण 1 है, यह भी घटकर आपस में 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 धनात्मक है, 1 और 1 जोड़ देंगे धनात्मक को तो 2 हो जाएगा, 2 धनात्मक है और 2 ऋणात्मक है, घट जाएगा, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे p ऋण 1 का वैल्यू आपको शून्य प्राप्त हो गया, है ना। अतः लिख देते हैं, अतः जो भी आपको बहुपद दे दिया गया था
बहुपद का एक गुणनखंड, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बहुपद का गुणनखंड x + 1 है का एक गुणनखंड लिख देते हैं। ये हम गुणनखंड प्रमेय से बता रहे हैं ना, एक गुणनखंड यहाँ पे x + 1 है। और चलिए एक बार हम आपको भाग देकर दिखा देते हैं कि हम लोग फिलहाल में सही कर रहे हैं कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर इसको आप अंश में समझ लीजिए, इसी में आपको भाग देना है। x पर 3 घात है और प्लस यहाँ पे x² है और प्लस x है और प्लस 1 है, इसमें आपको भाग देना था x + 1 का। यह अंश में है, यह आपका भाज्य है और यह आपका भाजक है। जब हम लोग भाग देंगे शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं कह देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर जिस प्रकार से आप संख्याओं का भाग देते हैं ना, उसी प्रकार से इन सब का जो भी बहुपद रहता है ना, इनका भी भाग दिया जाता है। चलिए हम भाग देकर आपको दिखा देते हैं, यदि इस प्रकार से आप भाग देते हैं तो किस प्रकार से होता है ना। बाकी हम लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से ही कर लेंगे। फिलहाल में एक प्रश्न के लिए हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से भाग जाता है। चलिए यहाँ पे x + 1 है, आपको भाग देना है। x पर 3 घात है और प्लस यहाँ पे x² है और प्लस x है और प्लस 1 है, और यहाँ पर यह पूर्णतः विभाजित करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही गुणनखंड प्रमेय से बता दिया है कि यहाँ पर जो भी आपको यह बहुपद दिया गया है इसका एक गुणनखंड x + 1 है। चलिए हम लोग भाग देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो चर है x है और यहाँ पे x पर 3 घात आपको ले जाना है। जिस प्रकार से आप संख्याओं में देते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पहले पद को, है ना, कि पहले पद को हम लोग को विभाजित करना ही करना है। ठीक है। अब x का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ें कि यहाँ पे x के 3 घात बार जाए, है ना। तो यहाँ पे x का स्क्वायर इतनी बार आप भाग ले जाएंगे, ठीक है, इतनी बार भाग ले जाएंगे तभी यहाँ पर x पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर कोष्टक में जितना भी रहेगा x² का आप सभी उतने पदों में गुणा कर देंगे। यहाँ पर कुल 2 ही पद है ना, तो x² का आप दोनों पदों में गुणा कर देंगे। x² का इस पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे x² का आप फिर 1 में भी गुणा कर देंगे। x² का यहाँ पे x में गुणा कर दें आप तो x पर 3 घात मिला, x² का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको प्लस x² मिलेगा। चलिए अब जिस प्रकार से आप चिन्ह बदलते हैं संख्याओं के लिए, उस प्रकार से इसमें भी बदल देंगे। यहाँ पे धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पर यह भी धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर घटकर आप ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी घटकर 0 हो गया। अब यहाँ पर सिंपल जो भी है इसको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे x + 1 को हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं x + 1 है तो सिंपल आप एक बार और भाग ले जाएंगे, है ना, प्लस एक बार भाग ले जाएंगे तो x + 1 में फिर 1 का गुणा कर देंगे तो x + 1 बार भाग जाएगा, ठीक है, और घटकर शेषफल क्या आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इतनी बार यह आपका प्राप्त हुआ भागफल, और शेषफल क्या मिला आपको 0 मिला। इससे आपको यह पता चला कि जो भी आपका भाज्य था, भाज्य ही था ना, इसका यह एक गुणनखंड है, तभी इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया और शेषफल आपको 0 आ गया। और इसको यदि आप शेषफल प्रमेय के हिसाब से लिखना चाहते हैं, मतलब इस प्रकार से लिखना चाहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस आप शेषफल करके, इस प्रकार से यदि आप लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। भाज्य आपका क्या था जिसमें आप भाग दे रहे थे, यहाँ पर x पर 3 घात है और प्लस x² और प्लस x और प्लस 1 है। यहाँ पे किस में आपने भाग दिया, मतलब भाजक क्या था आपका, x + 1 था, x + 1 था, ठीक है, यही था। और यहाँ पे कितनी बार भाग गया, यही था, x² + 1 था और प्लस आपका शेषफल रहेगा। तो प्लस आपका यहाँ पे शेषफल क्या 0 प्राप्त हो गया था। जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में हो गया। यहाँ पे शेषफल यदि जब 0 प्राप्त नहीं होगा तो यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पे गुणनखंड होने के लिए सिंपल यहाँ पे शेषफल आपको 0 प्राप्त होना चाहिए। जब यहाँ पे शेषफल 0 रहेगा तो यहाँ पे गुणनखंड आपको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो इसी प्रकार सिंपल आपको करना है। यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर जो भी आपको बहुपद दे देगा, बहुपद को नोट कर देना है और जिस भी रैखिक बहुपद से भाग देना है उस बहुपद का शून्य ज्ञात कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी आपका पॉलिनोमियल है, जो भी आपका बहुपद है, यहाँ पे शून्य का वैल्यू आप सिंपल प्रतिस्थापित कर दीजिए और हल करने पर 0 के बराबर आना चाहिए। जब 0 के बराबर आ जाएगा, यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि जो भी बहुपद रहेगा उसका यहाँ पे रैखिक बहुपद गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न में आपको यहीं दे दिया है, बहुपद यही है, सिंपल इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे सिंपल इसको px बराबर मान लीजिए, जो कि है x पर घाते आपको 4 दे दिया गया और प्लस x पर घाते 3 दे दिया गया और प्लस x² और प्लस x और प्लस 1 दे दिया गया है ना, यही आपको दे दिया गया, बहुपद यही है। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं रैखिक बहुपद, तो सिंपल यही है, शून्य का आपका उसका ऋण एक ही है, लिख देते हैं, क्योंकि जो भी बहुपद है सिंपल इसी रैखिक बहुपद से आपको भाग देना था, x + 1 से ही, यहाँ पे इसी से आपको चेक कर देना है। रैखिक बहुपद x + 1
का शून्यक, इसका शून्यक यही है, ऋण एक ही है, तब यहाँ पे p ऋण एक, इसका मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे ऋण एक पर हो जाएगा 4 घात और प्लस यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर सिंपल आपको ऋण एक प्रतिस्थापित कर देना है। यहाँ पे ऋण एक पर 3 घात और प्लस ऋण एक पर 2 घात और प्लस यहाँ पे x के स्थान पर चलिए कोष्टक में करके ऋण एक हमने प्रतिस्थापित कर दिया और प्लस एक है। चलिए p ऋण एक पर यहाँ पे 4 घात है। जब भी ऋणात्मक कोई संख्या रहेगा यदि उस पर सम घात रहेगा तो धनात्मक आपको चिन्ह प्राप्त होगा। यहाँ पे धनात्मक ही चिन्ह मिलेगा और एक के चाहे आप जितने भी गुणनखंडों का, यहाँ पे 4 गुणनखंड है, एक के चाहे जितने भी गुणनखंड रहेंगे उसका गुणनफल आपको एक ही प्राप्त होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं विषम घात है ना, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या पे यदि विषम घात है तो ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा, है ना। और संख्या एक का आप 3 बार गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको एक ही प्राप्त होगा, है ना। चिन्ह हमने बताया ऋणात्मक मिलेगा, ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक ही चिन्ह आपको प्राप्त होगा। ऋणात्मक एक, ऋण एक प्राप्त होगा और ऋण एक का वर्ग कर देंगे, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक आपको चिन्ह मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सम घात है। या फिर इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऋण एक का ऋण एक में गुणा कर देंगे आपको धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा, धन एक प्राप्त होगा, ठीक है। एक का भी एक में गुणा कर देंगे एक ही मिलेगा और फिर प्लस है, यहाँ पर प्लस एक ही आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर धन ऋण है, विपरीत चिन्ह गुणा कर देंगे ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा और यहाँ पे ऋण एक हो गया और यहाँ पे प्लस एक हो गया। चलिए p ऋण 1 और यहाँ पे चलिए यहाँ पे धन एक है और ऋण एक, ये आपस में घटकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी धन एक है और ऋण एक है, यह आपस में घटकर 0 हो जाएगा। सिंपल आपको प्लस एक बचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि चूंकि आपका यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है ना, शेषफल यहाँ पे जो p ऋण एक है इसका वैल्यू आपको शून्य के बराबर प्राप्त होना चाहिए था, तब इस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड होता, अन्यथा यहाँ पे नहीं होगा, है ना। इसको हम बता रहे हैं शेषफल मतलब गुणनखंड प्रमेय से इसको हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर शेषफल शून्य आना चाहिए था। यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार से, चूँकि p ऋण एक का वैल्यू यहाँ पर आपको शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए जो भी आपको बहुपद दे दिया गया, यहाँ पे बहुपद यही दिया था, इस बहुपद का लिख देते हैं एक गुणनखंड x+1 नहीं है यहाँ पे, है ना। रहता तो यहाँ पे शून्य के बराबर कर देता, शेषफल शून्य आता, यहाँ पे शेषफल एक बच रहा है ना। आप चाहे तो इस प्रकार जिस प्रकार से हमने आपको भाग देकर दिखाया ना, इस प्रकार से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर आपको शेषफल एक प्राप्त होता, यहाँ पर शेषफल एक आपको प्राप्त होगा। जब शेषफल एक प्राप्त होगा तो यहाँ पे इस बहुपद का x+1 यहाँ पे गुणनखंड नहीं है, इसको हमने लिख दिया कि चूँकि यहाँ पे p ऋण 1 बराबर यहाँ पे 0 आपके बराबर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे बहुपद का जो यह बहुपद दे देगा इसकी हम बात करें, बहुपद का एक गुणनखंड x+1 नहीं है। चलिए हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रश्न पे। यहाँ पे इसमें आपको यह दे देगा जो भी बहुपद इसको हम लोग नोट करते हैं, इसको सिंपल px के बराबर मान लीजिए और आपको दे देगा x पर घाते 4 और +3 x पर 3 घात है और +3 x² और प्लस x और प्लस 1 है। सिंपल यहाँ पर भी लिख देते हैं, बहुपद जो भी रैखिक बहुपद आपको दे देगा उसका शून्य यहाँ पर हम लोग उसके शून्य का मान हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, x के स्थान पे लिख देते हैं रैखिक बहुपद x+1 का x+1 का शून्य यहाँ पे ऋण 1 है, तब यहाँ पे p ऋण 1, यहाँ पे सभी प्रश्न के लिए आपको x+1 का ही चेक करना है। p ऋण 1 यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग सिंपल ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ऋण 1 पे घाते 4 हो जाएगा और +3 है और यहाँ पे गुणते ऋण 1 पर घात यहाँ पे 3 और +3 और यहाँ पे x के स्थान पर हमें ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देना है, इस पर घात 2 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोष्टक के अंदर हमने सिंपल ऋण 1 लिख दिया और यहाँ पे +1। चलिए p ऋण 1, इस पर यहाँ पे 4 घात है, सिंपल इसको मतलब यहाँ पे चिन्ह तो आपको धनात्मक मिलेगा, 1 के 4 गुणनखंडों गुणा कर देंगे यहाँ पर 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं विषम घात है ना, तो यहाँ पे आपको ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा और 1 के 3 गुणनखंडों गुणा कर देंगे तो केवल आपको 1 ही प्राप्त होगा, है ना। 1 के 3 गुणनखंड चाहे जितने भी गुणनखंड रहे उसका गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का गुणा कर देंगे ऋणात्मक मिलेगा और यहाँ पे 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा। यहाँ पे ऋण 1 का वर्ग कर देंगे आपको धन 1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे +3 मिलेगा, यह हो गया। और यहाँ पे विपरीत चिन्ह है ना, प्लस माइनस गुणा कर देंगे ऋणात्मक मिलेगा 1
और यहाँ पर +1 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे p ऋण 1 बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ऋण 3 है और धन 3 है, घट कर 0 हो जाएगा। ऋण 1 और धन 1 घट कर 0 हो गया, सिंपल आपको 1 प्राप्त हो गया। यहाँ पर भी आपको शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर इस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि गुणनखंड नहीं? क्योंकि यहाँ पर शेषफल, यहाँ पे जब हमने सिंपल इस बहुपद में जब आपने x+1 से भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल आपको 1 प्राप्त हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे इस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड नहीं है। लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे p ऋण 1 का वैल्यू आपको शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए बहुपद जो था, बहुपद का एक गुणनखंड, बहुपद का एक गुणनखंड यहाँ पे यही लिखना है, x+1 नहीं है। इस प्रकार से थर्ड प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न पे। यहाँ पर जो भी बहुपद दे देगा इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। px बराबर मान लेते हैं, और यहाँ पे x पर 3 घात है, ऋण x² है, और यहाँ पे ऋण 2 प्लस करणी में 2 कोष्टक बंद x प्लस यहाँ पे करणी में 2 है। लिख देते हैं रैखिक बहुपद जिससे आपको भाग देना है उसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। रैखिक बहुपद x+1 का शून्यक ऋण 1 है, तब यहाँ पे p ऋण 1 का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। p ऋण 1 बराबर, यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग सिंपल ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर यह हो गया 2 प्लस करणी में 2, और यहाँ पे ऋण 1 इसके गुणे में हमने x के स्थान पर ऋण 1 प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस यहाँ पे करणी में 2 हो गया, करणी में 2 है। चलिए p ऋण 1 बराबर, इस पर 3 घात है, यहाँ पे ऋण 1 पर ऋण 1 के 3 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे, सिंपल आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे ऋण 1 का वर्ग कर देंगे, आपको धन 1 प्राप्त होगा, लेकिन पहले से चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, आपको ऋण 1 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे ऋण 1 हो गया, और यहाँ पे देखिए ऋण 1 का जब गुणा कर देंगे, ऋण में 1 का गुणा कर देंगे तो आपको धनात्मक चिन्ह मिल जाएगा, है ना, धनात्मक चिन्ह मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी है इसको हम लोग कोष्टक खोल के लिख देते हैं, है ना, क्योंकि चिन्ह पहले से धनात्मक हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 प्लस यहाँ पर हमने करणी में 2 लिख दिया। चलिए, और प्लस यहाँ पे पहले से ही करणी में 2 है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे p ऋण 1 बराबर, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 और धन 2 यह घटकर आपस में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे करणी में 2, करणी में 2 जोड़ देंगे तो आपको 2 करणी में 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना, जो कि आप देख रहे हैं कि शून्य के बराबर आपको प्राप्त नहीं हो गया, नहीं प्राप्त हुआ है ना, शेषफल आपको शून्य नहीं प्राप्त हुआ। इस बहुपद में जब आप x+1 से भाग दिए तो शेषफल आपको ये प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इस बहुपद का यह गुणनखंड होने के लिए, x+1 गुणनखंड होने के लिए शेषफल शून्य प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ। लिख देते हैं, चूँकि p ऋण 1 बराबर यहाँ पे शून्य नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर यह बहुपद है, यहाँ पर यह जो बहुपद है, बहुपद का यहाँ पे एक गुणनखंड, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बहुपद का यहाँ पे इस बहुपद का यह गुणनखंड ही नहीं है ना, x+1 गुणनखंड नहीं है, यहाँ बहुपद का एक गुणनखंड यहाँ पे x+1 नहीं है, ठीक है। इसको हम बता रहे हैं शेषफल प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय लागू कर देना है। तो यहाँ पर जो अंश यही है px है, और यहाँ पे gx है, यह हर है ना। यहाँ पर यह बहुपद है, इसमें आपको x+1 से यहाँ पे भाग देना है ना, फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इसका शून्य ज्ञात करेंगे और उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो शेषफल जब शून्य आएगा तो हम लोग कह देंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग इसको नोट करते हैं, इस बहुपद को यहाँ पे जो कि दिया गया है 2 x पर घन है प्लस यहाँ पे x² और ऋण 2x ऋण 1 है, और इसको भाग देना है यहाँ पे gx, जिसका वैल्यू दिया गया है x+1। यहाँ पे px बराबर आपको दे दिया गया प्रश्न में 2 x पर घन प्लस x² ऋण 2x और आपको ऋण 1 दे दिया गया है, ठीक है, इतना दे दिया गया। लिख देते हैं हम लोग जो भी आपको रैखिक बहुपद दे दिया गया, लिख देते हैं रैखिक बहुपद
जो आपको दे दिया गया है जी एक्स करके दिया हुआ है, चलिए जी एक्स करके लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, लिख देते हैं का शून्यक, जो भी रैखिक बहुपद रहे उसका सिंपल आप शून्य ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुपद ही एक्स प्लस 1 ही है, एक्स के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर देंगे कि पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर बस इसका चिन्ह विपरीत करके लिख दीजिए, यहाँ पे ऋण 1 लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे एक्स प्लस 1 का शून्यक ऋण 1 है, ठीक है, लिख देते हैं। तब यहाँ पे ऋण 1 प्रतिस्थापित कर दीजिए एक्स के स्थान पे, यहाँ पे p ऋण 1 बराबर 2 हो गया, ऋण 1 पर 3 घात और प्लस ऋण 1 का वर्ग और ऋण यहाँ पे 2 और गुणते ऋण 1 हमने लिख दिया और यहाँ पे ऋण 1। चलिए p ऋण 1 बराबर यहाँ पे हमें घन कर देना है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ऋण 1 के आप 3 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा, और प्लस जब ऋण 1 का आप वर्ग कर देंगे तब आपको 1 ही प्राप्त होगा, धन 1 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धन आपको प्राप्त हो जाएगा, चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 मिलेगा, और यहाँ पे ऋण 1, यहाँ पे p ऋण 1 बराबर यहाँ पे विपरीत चिन्ह गुणा कर दीजिए, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा। 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पर है पहले से प्लस 2 और यहाँ पे ऋण 1। तो देखिए यहाँ पे ऋण 2 और धन 2 घट कर 0 हो जाएगा, धन 1 और यहाँ पे ऋण 1 घट कर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे p ऋण 1, p ऋण 1 का वैल्यू आपको शून्य के बराबर प्राप्त हो गया। यहाँ पर आपको शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो यह बहुपद दे गए इस बहुपद का यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक गुणनखंड है ना, इससे हमने भाग दे दिया। यह बहुपद अंश में यह भाज्य है, एक्स प्लस 1 आपका भाजक है। यहाँ पर भाज्य में हमने भाजक से विभाजित किया, तो हमें सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे जो भी गुणनखंड पर में होता है ना, इससे आप डायरेक्ट शेषफल ज्ञात करते हैं कि शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो गया, तो आप कह देंगे कि इस बहुपद का एक्स प्लस 1 एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड नहीं रहता तो यहाँ पर शून्य आपको नहीं प्राप्त होता, यहाँ पे गुणनखंड है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, अतः यहाँ पे इस बहुपद का यहाँ पे पी एक्स करके लिख देंगे, पी एक्स बहुपद का जी एक्स एक गुणनखंड है ना। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः यहाँ पे पी एक्स बहुपद का, यहाँ पे जो पी एक्स बहुपद है इसका जी एक्स एक गुणनखंड है, हम लिख देते हैं। अतः पी एक्स का एक गुणनखंड जी एक्स, जो कि आपको दे दिया गया था एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू यह दे दिया गया है ना। यहाँ पे अतः पी एक्स का एक गुणनखंड जी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। सेकंड प्रश्न में आपको दे दिया गया पी एक्स बराबर, आपको यही बहुपद दे दिया गया, इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं। इसमें आपको एक्स प्लस 2 से भाग देकर बताना है ना, तो यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से हम लोग बताते हैं। चलिए पहले हम लोग जो भी बहुपद दे देगा उसको नोट करते हैं। आपको बहुपद दे देगा है ना, पी एक्स बराबर एक्स पर 3 घात दे देगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस आपको 3 एक्स दे दिया गया और प्लस 1, ठीक है। बहुपद ही दे दिया गया, यही आपका भाज्य है, इसमें आपको भाग देना है। जो जी एक्स दे देगा ये एक्स प्लस 2 लिख देते हैं, तो उसका हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं रैखिक बहुपद जो कि दे दिया गया जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, लिख देते हैं का शून्यक। इसका शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर दें कि यह बहुपद का वैल्यू शून्य के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर आपको केवल ऋण 2 ही प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो भी रैखिक बहुपद रहता है उसका केवल एक ही शून्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स के स्थान पर हम लोग ऋण 2 प्रतिस्थापित कर देंगे, तब यहाँ पर यह वैल्यू पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। इस बहुपद का शून्य ऋण 2 है, लिख देते हैं। तब अब आपको p ऋण 2 का वैल्यू ज्ञात कर देना है ना, p ऋण 2 का वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देना है। जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर ऋण 2 प्रतिस्थापित कर दीजिए। यहाँ पे ऋण 2 लिख देते हैं, पर यहाँ पे घन प्लस यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे ऋण 2 पर यहाँ पे वर्ग प्लस 3 गुणते x के स्थान पर ऋण 2 और प्लस 1 p ऋण 2 बराबर यहाँ पे ऋण 2 का घन कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं विषम चिन्ह है ना, मतलब विषम घात है, तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। 2 का आप घन कर देंगे, 2 के 3 गुणनखंडों गुणा 2 दूना 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्लस यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऋण 2 का वर्ग कर देंगे ना,
तो चिन्ह यहाँ पे धनात्मक ही आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 का वर्ग कर देंगे सिंपल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे विपरीत चिन्ह गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 मिलेगा, वो भी ऋणात्मक, क्योंकि चिन्ह विपरीत था। गुणा कर देंगे ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, धन और ऋण का गुणा करेंगे तब। यहाँ पे 3 दूना 6 और +1, यहाँ पे p ऋण 2 बराबर, यहाँ पे ये ऋण 8 है और यहाँ पे 4 3 12 और यहाँ पे ऋण 6 और +1, यहाँ पे लिख देते हैं p ऋण 2। धनात्मक को चलिए हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर यह धनात्मक है और यहाँ पर यह धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक को साथ में जोड़ लेते हैं। 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 धनात्मक है। ऋणात्मक को साथ में जोड़ लेते हैं, यह ऋणात्मक है और यह पद ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण। यहाँ पे 8 में 6 जोड़ देंगे 14 मिल जाएगा, और 8 और 6 14, ठीक है। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान नहीं दिखे। यहाँ पे p ऋण 2 बराबर आपको ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है। यहाँ पर देख लेते हैं जो भी आपका शेषफल था शून्य नहीं प्राप्त हो गया, नहीं प्राप्त हुआ। लिख देते हैं p, चूँकि p ऋण 2 का वैल्यू आपको शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर जो बहुपद दे दिया गया px, इसका एक गुणनखंड यह नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए लिख देते हैं px का, जो px बहुपद दे दिया गया था, का एक गुणनखंड यहाँ पे gx नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार सेकेंड प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड में आपको यही दे दिया गया है बहुपद px बराबर x पर 3 घात ऋण 4x² प्लस यहाँ पे x दे दिया गया और +6 और रैखिक बहुपद ही x ऋण 3। लिख देते हैं रैखिक बहुपद जो आपको दे दिया गया है gx बराबर x ऋण 3 का, लिख देते हैं शून्य। इसका शून्य क्या हो जाएगा, x पे इस बहुपद को हम लोग को शून्य के बराबर करने के लिए x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, -3 प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, है ना। -3 और ऋण 3 घटकर 0 हो जाएगा, का शून्य। यहाँ पे लिख देते हैं -3 है, तब यहाँ पे x के स्थान पर आपको क्या प्रतिस्थापित कर देना है, 3, p3 का वैल्यू ज्ञात कर देना है। p3 बराबर यहाँ पे 3 का घन ऋण 4 गुणते 3 का यहाँ पे वर्ग और +3 और +6। p3 बराबर यहाँ पे 3 पर घन है, मतलब 3 के 3 गुणनखंडों का गुणा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, ठीक है। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। यहाँ पे 27 हो गया, 3 के 3 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। या फिर इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, 3 पर 3 घात, मतलब यहाँ पे घात बताएगा कि आधार के कुल कितने गुणनखंड है, तो यहाँ पे घात कितना है 3, तो यहाँ पे आधार के उतने गुणनखंड लिख दीजिए, 3 गुणनखंड। इस प्रकार से हमने सिंपल लिख दिया। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 तिहाई 27 आपको प्राप्त हो जाएगा, सिंपल। 27 ऋण 4, यहाँ पे 3 का वर्ग कर देंगे, 3 तिहाई 9 मिलेगा, और प्लस यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 6। p3 बराबर, चलिए यहाँ पर ये हो गया 27 ऋण 9 चौका 36, यहाँ पर ये हो गया 36, और प्लस यहाँ पे दोनों धनात्मक है, इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं। यहाँ में 6 में 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। चलिए p3 बराबर, यहाँ पे धनात्मक वाले को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं ना, साथ में 9 जोड़ देंगे। यहाँ पर आपको 27 में 9 जोड़ देंगे तो आपको 36 ही मिलेगा, धन 36 हो गया, और यहाँ पे ऋण 36 है। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, जितनी राशि धनात्मक उतना ऋणात्मक है, घट कर 0 हो जाएगा। p3 का वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे चूँकि आपको जो शेषफल है 0 प्राप्त हो गया, अतः हम लोग लिख देते हैं इस बहुपद का x ऋण 3 एक गुणनखंड है, क्योंकि आपको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। लिख देते हैं अतः यहाँ पे जो आपको दे दिया गया था px, इस बहुपद का gx एक गुणनखंड, अतः px बहुपद का gx एक गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पर गुणनखंड बना, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर इस बहुपद का यहाँ पे एक गुणनखंड बना, क्योंकि इसे भाग देने पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो गया था। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। यहाँ पे दे दिया गया ना, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण px का एक गुणनखंड हो। हमें पता है कि जब भी यहाँ पे कोई भी px यदि बहुपद है, उसका यहाँ पे कोई भी रैखिक बहुपद यदि गुणनखंड होगा
तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल यदि इसके हम लोग शून्य का वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय से बता रहे हैं ना, इसके शून्य को हम लोग यहाँ पे px बहुपद में हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे तो शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना पता है। यहाँ पर यह जो कथन था, यहाँ पर यह कथन दोनों प्रकार से चलता है। यदि आपको पहले पता चल जाएगा पी ए का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पी एक्स का एक गुणनखंड यहाँ पे एक्स ऋण हो जाएगा। यदि आपको पहले यह पता चल गया कि यहाँ पे एक्स ऋण पी एक्स का एक गुणनखंड है तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि शेषफल क्या होगा, हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, पहले यह प्राप्त हो जाए, मतलब यह पता चलेगा तब। तो यहाँ पर आपको पहले यह ज्ञात है ना कि एक्स ऋण यहाँ पे पी एक्स का एक गुणनखंड हो, यह पहले ही आपको दे देगा कथन में। तब यहाँ पे पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर आएगा। शेषफल यहाँ पे 0 ही होगा। यहाँ पे सिंपल आपको जो भी रैखिक बहुपद है उसका आपको शून्य ज्ञात करेंगे और जो भी बहुपद आपको दिया रहेगा पी एक्स, यहाँ पर हम लोग एक्स के स्थान पर इसका हम लोग शून्य प्रतिस्थापित कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर शून्य ए है, यहाँ पर ए प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग पी एक्स जो भी बहुपद रहेगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में यह बहुपद दे दिया गया है, यहाँ पर आपको सिंपल के का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर इसी रैखिक बहुपद का आपको दे दिया गया है कि पी एक्स का एक गुणनखंड हो, यह आपको पहले दे दिया है। तो यहाँ पे इसके शून्य को यदि हम लोग इस बहुपद में हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे तो शेषफल शून्य के बराबर आना चाहिए, है ना। और इस बात को हम लोग प्रतिस्थापित करके सिंपल हम लोग के का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, है ना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में जो भी पी एक्स दे दिया गया उसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं। पी एक्स बराबर आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस आपको के, यही आपको दे देगा। पहले प्रश्न के लिए ही दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के दे देगा, है ना। आपको पहले ही प्रश्न में दे दिया गया कि यहाँ पर ये जो बहुपद लिखा गया है इस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स ऋण 1 है। लिख देते हैं, चूँकि एक्स ऋण 1 यहाँ पे पी एक्स का एक गुणनखंड है। चूँकि एक्स ऋण 1 पी एक्स का एक गुणनखंड पहले से ही आपको दे दिया गया है तो आप इसलिए करके लिख सकते हैं या फिर तब भी करके चाहें तो लिख सकते हैं। अब इस बहुपद का यदि आप शून्य के यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, जो रैखिक बहुपद दे देगा जिससे आपको भाग देना है ना। यहाँ पर पहले दे देगा कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो यहाँ पे इसका शून्य क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पर यदि हम लोग धन 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो इस बहुपद का वैल्यू शून्य के बराबर हो जाएगा। इस बहुपद का शून्य ज्ञात कर लीजिए जो कि आपको धन 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे P1 का वैल्यू आपको शून्य के बराबर प्राप्त होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जब आपको पहले ही दे दिया गया प्रश्न में कि यहाँ पे एक्स ऋण 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर यदि हम लोग P1 इसका यदि हम लोग शून्य प्रतिस्थापित कर दें उस बहुपद में तो शेषफल हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं गुणनखंड प्रमेय से, है ना। यदि आपको पहले दे देगा कि एक्स ऋण 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो तब यहाँ पर पी ए का वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए है, जो यहाँ पर ए है इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग को वास्तविक संख्या का वैल्यू 1 दे देगा, मतलब इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना रहता है। तो इस बहुपद का शून्य का आपको ए प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर यह बहुपद हमें दे दिया गया था रैखिक बहुपद एक्स ऋण 1 था, इस बहुपद का शून्य 1 था, इसलिए हमने सिंपल यहाँ पे P1 का वैल्यू 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर इस बहुपद में हम लोग एक्स के स्थान पर सिंपल 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं P1 बराबर यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे के हो गया। चलिए P1 का वैल्यू हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे शून्य होगा। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल शून्य प्रतिस्थापित कर दिया, 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्लस के हो गया। चलिए 0 बराबर यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आपको मिलेगा और प्लस के हो गया। चलिए इसको हम लोग दोनों पक्ष आपस में बराबर ही है, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस के बराबर हमने सिंपल शून्य लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर के का चूँकि वैल्यू ज्ञात कर देना है, यहाँ पे प्लस 2 है बराबर को उधर पछंद कर देते हैं, ऋण 2 हो जाएगा। के का वैल्यू आपको ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए आपको के का वैल्यू यहीं प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में आपको यहीं दे देगा, यही बहुपद है, सिंपल हम लोग इसको नोट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना पी एक्स बराबर आपको दे देगा 2 एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे के एक्स दे देगा और प्लस यहाँ पे करड़ी में आपको 2 दे देगा। अब पहले ही आपको प्रश्न में दे देगा कि यहाँ पे एक्स ऋण 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि एक्स ऋण 1 इस बहुपद का भी एक गुणनखंड है, पहले से दे देगा। यहाँ पे पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए इस रैखिक बहुपद का शून्य 1 ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे P1 बराबर आपको शून्य प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इस बहुपद का एक गुणनखंड पहले ही आपको दे दिया गया है। तो इसके शून्य जो भी रहेगा इसका शून्य का वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर देंगे। P1 यहाँ पे 1 था, P1 का वैल्यू आपको शून्य के बराबर प्राप्त होगा, शेषफल शून्य मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग सिंपल 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए तब करके लिख देते हैं,
यहाँ पे P1 बराबर 2 गुणते 1 का वर्ग हो जाएगा और प्लस K है गुणते 1 हो गया और प्लस यहाँ पे करणी में 2 है। चलिए P1 का वैल्यू हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे शून्य होगा, शेषफल शून्य यही प्राप्त होगा। 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा, 1 का 2 में गुणा कर देंगे 2 मिलेगा, प्लस K का 1 में गुणा कर देंगे K ही मिलेगा और प्लस यहाँ पे करणी में 2 हो गया, है ना। या फिर चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं। यहाँ पर पहले इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं K और यहाँ पे प्लस हमने 2 लिख दिया और प्लस यहाँ पे करणी में हमने 2 लिख दिया, है ना। इसको हमने पहले लिख दिया बराबर, इसको बाद में लिख देते हैं। चलिए और यहाँ पर जो भी संख्या है इसको हम लोग बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि हमें K का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 2 और यहाँ पे ऋण करणी में 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इन दोनों पदों में से ऋण को उभयनिष्ठ कर सकते हैं, तो ऋण को उभयनिष्ठ कर देंगे, दोनों पद धनात्मक हो जाएगा, धन 2 और प्लस यहाँ पे करणी में 2 हो गया। ठीक है, सिंपल आपको K का वैल्यू यहीं प्राप्त हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर जो बहुपद दे दिए गए इसको नोट करते हैं। Px बराबर आपको दे दिए गए kx² ऋण करणी में 2x और प्लस 1 है। अब यहाँ पर भी लिख दीजिए कि इस बहुपद का आपको पहले दे दिया गया गुणनखंड 1, यहाँ पे x ऋण 1 है, पहले दे दिया गया, लिख देते हैं। चूँकि x ऋण 1 यहाँ पे Px का एक गुणनखंड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस बहुपद रैखिक बहुपद का शून्य 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा P1 का वैल्यू जो शेषफल आपको शून्य ही प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर सिंपल 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं और इसका वैल्यू शून्य के बराबर कर देंगे, लिख देते हैं। तब यहाँ पे P1 बराबर K गुणते 1 का वर्ग हो जाएगा ऋण करणी में 2, x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं और प्लस 1। P1 का वैल्यू शून्य होगा, इसका जो भी रहेगा इसका शेषफल शून्य के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया था कि इस जो बहुपद था इस बहुपद का एक गुणनखंड यहाँ पे x ऋण 1 था, तो इसका हम लोग यदि शून्य प्रतिस्थापित कर देंगे तो शेषफल हमेशा शून्य आना चाहिए। चलिए यहाँ पर a का वर्ग कर देंगे 1 ही हो जाएगा, K में गुणा कर देंगे सिंपल K ही प्राप्त होगा, K मिलेगा और यहाँ पर ऋण करणी में 2 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 का गुणा कर देंगे करणी में 2 ही मिलेगा और प्लस 1 है। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, या फिर K ऋण यहाँ पे करणी में 2 और प्लस 1, इसको हमने पहले लिख दिया बराबर, इसको हम लोग बाद में लिख देते हैं, दोनों पक्ष बराबर ही है। अब चलिए यहाँ पे K का वैल्यू ज्ञात कर देना है, इसको हम लोग बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे ऋण करणी में 2 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे धन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे ऋण हो जाएगा। तो K का वैल्यू यहाँ पर आपको यह प्राप्त हो गया, करणी में 2 ऋण 1। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। यहाँ पर आपको यह दे देगा, है ना। इस बहुपद को सिंपल हम लोग नोट करते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपको दे देगा बहुपद Px बराबर kx² ऋण 3x और प्लस आपको K दे देगा। यहाँ पर P1 का वैल्यू शून्य होगा, बाकी चलिए एक बार पूरी बात को ही लिख देते हैं। x ऋण 1 Px का एक गुणनखंड है, इसलिए इस बहुपद का शून्य 1 है। यहाँ पे P1 का वैल्यू आपको शून्य के बराबर प्राप्त होना चाहिए, शेषफल शून्य ही प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तब यहाँ पे x के स्थान पर सिंपल 1 प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे P1 बराबर K 1 का स्क्वायर, चलिए कोष्टक में ही करके लिख देते हैं, ऋण 3 गुणते 1 और प्लस K। और यहाँ पे P1 का वैल्यू हमें पता है कि शून्य के बराबर है, शेषफल शून्य ही मिलना चाहिए। 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 का K में गुणा कर देंगे सिंपल K मिलेगा, ऋण 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा और प्लस यहाँ पे K हो गया, शून्य बराबर K में K जोड़ देंगे 2K हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 3 हो गया। चलिए इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, मतलब इसको पहले लिख देते हैं, 2K ऋण 3 बराबर यहाँ पर हमने सिंपल 0 कर दिया। यहाँ पे ऋण 3 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणे में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में चला जाएगा, 3/2 आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पर K का वैल्यू आपको 3/2 मिला। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न, यहाँ पर इसमें कुल 4 ही प्रश्न थे, चारों प्रश्न हल हो गए। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में दिए गए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद दे दिए गए, इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। यहाँ पे हल करते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को, चौथे में भी फर्स्ट को, जो कि आपको बहुपद दे देगा ना, P नहीं 12 दे देगा, 12 x² ऋण
7x और आपको +1 दे देगा। तो यहाँ पर जो भी आपको बहुपद दे दे ना, यदि उसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है तो सिंपल पहला काम कर दीजिए। यदि घातों घटते क्रम में है तो ठीक है। यहाँ पे चर पर देख रहे हैं 2 घात है, फिर 1 घात है, फिर 1 घात है, मतलब यहाँ पे 0 घात रहेगा। तो इस प्रकार से घातों को घटते क्रम में होना चाहिए। अब यहाँ पे जब भी द्विघात बहुपद रहे तो सिंपल आपको प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कर देना है ना। प्रथम पद और यहाँ पे अंतिम पद का गुणा कर देना है, ठीक है। कुल 3 ही पद रहेंगे, तो पहले पद यहाँ अंतिम पद का गुणा कर दीजिए। और आपको 2 ऐसी संख्याएं चाहिए ना जिसका यदि आप गुणा कर दें तो गुणनफल यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो, और यदि आप उनको जोड़ें तो मध्य पद प्राप्त होना चाहिए, है ना। चलिए उसको ज्ञात किस प्रकार से करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। ज्ञात किस प्रकार से करना है, प्रथम और अंतिम पद का गुणा कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे 12x² का और 1 का आप सिंपल गुणा कर देंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा 12x², है ना, यही प्राप्त होगा। और यहाँ पे मध्य पद आपका क्या है, ऋण 7 है, ठीक है, ऋण 7x है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका इस प्रकार से गुणनखंड करना है ना। यदि आप जोड़े घटाएं तो आपको यह पद मिले, है ना, मध्य पद मिलना चाहिए। और यदि गुणा कर देंगे गुणनफल आपको 12x² आपको प्राप्त होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, 12 का गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणते 3, 4 3 12 हो जाएगा। और देखिए इस बात का आप ध्यान में रखेंगे ना कि गुणनफल करने पर आपको धनात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है ना। देख रहे हैं 2 संख्याओं का जब आप गुणा कर दें तो चलिए a + b करके आपको बताते हैं। यदि a गुणते b मतलब 2 संख्याओं के यदि आप गुणा कर दें तो यहाँ पर 12x² मिले, और यहाँ पे यदि उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दें तो यहाँ पे मध्य पद आपको प्राप्त होना चाहिए, ऋण 7x आपको मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुणनफल आपको धनात्मक संख्या प्राप्त हो रहा है ना, और यहाँ पर यदि आप जोड़ें तो ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है। तो इससे आपको यह पता चला ना कि दोनों जो संख्याएं रहेंगी वो दोनों संख्याएं ऋणात्मक रहेंगी, तभी आप ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि आपको ऋणात्मक चिन्ह चाहिए, एक ऋणात्मक रहेगा तो आप गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होने लगेगा, इसलिए आपको दोनों चिन्ह क्या लेना पड़ेगा, ऋणात्मक ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से जोड़ देंगे दोनों ऋणात्मक संख्याओं को तो ऋण 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपको संख्या रहेगा प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल से जो भी संख्या प्राप्त रहेगा इसी का आप गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 4 गुणते 3 हमने किया तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जा रहा है यहीं से। यदि यहाँ पे नहीं प्राप्त होता आपको तो आप और गुणनखंड लेते हैं, 6 दूना 12, 6 गुणते 2 लेते हैं, ठीक है, और फिर 12 गुणते 1 ले सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा उस प्रकार से आप गुणनखंडों को ले लेंगे। यहाँ पे 4 और 3 के गुणनखंड से हो रहा है ना, क्योंकि यदि हम लोग ऋण, वो भी हमने बताया कि ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे सिंपल यक्स अब लगा दीजिए, यहाँ पे यक्स और यहाँ पर भी ऋणात्मक। आप ऋण 4x और गुणते ऋण 3x का जब आप गुणा कर देंगे, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक संख्या मिलेगा, 4 3 12 हो जाएगा, x में x का गुणा कर देंगे x² मिल जाएगा। यही वो 2 संख्याएं हैं, और इन्हीं दोनों को आप जोड़ देंगे, ऋण 4x और यहाँ पे प्लस, चलिए प्लस करके लिख देते हैं, कोष्टक में फिर करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऋण 3x, है ना, यहाँ पे ऋण 4x और ऋण 3x को जब आप जोड़ देंगे तब आपको ऋण 7x प्राप्त होगा, है ना। यह दोनों संख्याएं यही हैं, मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करना रहता है ना। चलिए हम विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि इसको सिंपल इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब यहाँ पे ऋण 7x के स्थान पर आप सिंपल आपको यह लिखना है ना, ऋण 4x और ऋण 3x लिखना है। अब यहाँ पे जो भी आपको दे देगा द्विघात बहुपद इसका सिंपल गुणनखंड हो जाएगा +1। अब यहाँ पर पहले 3 पद था, मध्य पद को 2 पदों में हमने विभाजित कर दिया, अब कुल 4 पद हो गया। अब यहाँ पे 2 पदों को आपको साथ में ले लेना है ना, साथ में ले लेंगे। अब इन दोनों पदों में से जो कुछ भी उभयनिष्ठ हो रहा है सिंपल उभयनिष्ठ कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 और x, इन दोनों पदों में से 4x उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 में भाग देंगे, 4 3 मतलब 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा अभी, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड करके लिखना रहेगा, 4 गुणते 3 हो जाएगा, 4 अपने उभयनिष्ठ ले लिया, 3 बचा हुआ है। x के 2 गुणनखंड थे, एक गुणनखंड आपने उभयनिष्ठ ले लिया, एक गुणनखंड बचा हुआ है ना। और ऋण यहाँ से संपूर्ण आपने उभयनिष्ठ ले लिया, 4x उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे केवल ऋण 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप उभयनिष्ठ करेंगे ना कि यहाँ पे जो कोष्टक का मान रहे वहीं आपको यहाँ पर प्राप्त हो, तभी गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोष्टक वाली राशि यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यहाँ पर भी चिन्ह हमें ऋणात्मक चाहिए, तो यहाँ से हम लोग सिंपल ऋण 1 उभयनिष्ठ ले लेते हैं ताकि इन दोनों पदों का चिन्ह चेंज हो जाए। यहाँ पे ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो गया, यह धनात्मक है तो अब यह ऋणात्मक हो गया। देख रहे हैं कोष्टक का मान सेम है। अब यहाँ पर 4 पद था, अब यहाँ पर सिंपल 2 पद हो गया। अब इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, सिंपल उसको उभयनिष्ठ कर लीजिए, कोष्टक का मान उभयनिष्ठ रहेगा। यहाँ पे x ऋण 3 मतलब 3x ऋण 1 यहाँ पर भी है, 3x ऋण 1 यहाँ पर भी है, सिंपल हमने उभयनिष्ठ कर लिया, 3x यहाँ पे ऋण 1 हो गया। चलिए हो गया, और बचा क्या उसको अलग कोष्टक में करके लिख दीजिए। यहाँ पे 4x बचा हुआ है और ऋण 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पे केवल 1 पद हो गया, 1 पद हो जाएगा तो सिंपल गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर यह गुणनखंड हो गया, यहाँ पर जो भी बहुपद दे गया था इसका यह गुणनखंड है। आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। यहाँ पर आपको दे देगा बहुपद 2x² और प्लस 7x और प्लस यहाँ पे 3 है, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, प्रथम और अंतिम पद का गुणा कर दीजिए।
गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर में 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। और जोड़ने पर आपको जो भी प्राप्त हो वो 7 एक्स प्राप्त होना चाहिए, है ना। मध्य पद इसी को 2 पदों में आपको विभाजित करना है। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 6 का गुणनखंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 गुणते 2 आप कर सकते हैं, है ना। 3 दूना 6 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, 6 गुणते 1 कर सकते हैं, है ना। इसे 2 प्रकार से गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 यहीं से आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आप एक्स लगा दीजिए, यहाँ पे 6 एक्स और प्लस 1 एक्स जोड़ देंगे, है ना। 1 एक्स लिख सकते हैं या फिर सिंपल एक्स लिख दीजिए। 6 एक्स में 1 एक्स जोड़ देंगे तो आपको 7 एक्स मिल जाएगा। अब जब इन दोनों का आप गुणा कर देंगे 6 एक्स और यहाँ पे 1 एक्स का, देख लीजिए हम गुणा करके दिखा देते हैं। 6 एक्स और जब 1 एक्स का गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको प्रथम और यहाँ पे प्रथम और अंतिम पद जो भी था उसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इसी प्रकार से। तो यहाँ पे मध्य पद के स्थान पर हम लोग सिंपल यह प्रतिस्थापित कर देते हैं, 6 लिख देते हैं 2 एक्स स्क्वायर। आप सिंपल कई बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप गुणनखंड जो मध्य पद रहेगा उस मध्य पद को 2 पदों में आप विभाजित करना सीख पाएंगे, कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तब, है ना। चलिए ये हो गया, इसके स्थान पर आपको 6 एक्स प्लस एक्स प्रतिस्थापित कर देना है और यहाँ पर हो गया +3। अब चलिए इन दोनों, यहाँ पर अब पहले 3 पद था, अब 4 पद हो, इन 4 पदों में से 2 पदों को साथ में ले लीजिए। अब इन दोनों पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है ना, अधिकतम जो भी आप उभयनिष्ठ कर सकते हैं सब कुछ उभयनिष्ठ ले लीजिए। यहाँ पर दोनों मिल जाएगा और एक्स, 2 एक्स इन दोनों पदों में से हमने उभयनिष्ठ ले लिया, जो कुछ बचा कोष्टक में करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 को तो आपने उभयनिष्ठ कर लिया, यहाँ पे एक्स के 2 गुणनखंड था, एक गुणनखंड को आपने उभयनिष्ठ कर लिया, एक गुणनखंड बचा हुआ है प्लस 2 3 6, यहाँ पे 3 बचा हुआ, एक्स को तो आपने उभयनिष्ठ कर लिया, ये हो गया। अब देख लीजिए कोष्टक यही ना, एक्स प्लस 3, यहाँ पर भी एक्स प्लस 3 आपको चाहिए, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे सिंपल +1 लिख दीजिए और इसको कोष्टक में लिख दीजिए एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर 2 पदों में से एक्स प्लस 3 को उभयनिष्ठ कर लीजिए, एक्स प्लस 3 हमने सिंपल उभयनिष्ठ कर लिया। यहाँ पर बचा क्या कोष्टक के अंदर, यहाँ पे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो यहाँ पर ये जो भी बहुपद दिया गया था द्विघात बहुपद, इसका सिंपल यही गुणनखंड है ना, यहाँ पे 2x प्लस 1 रहेगा, ठीक है। ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको यही दे देगा 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 एक्स है और ऋण 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल करना है ना। चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे 6 एक्स स्क्वायर का जब यहाँ पे ऋण 6 में आप गुणा कर देंगे ना, 6 एक्स स्क्वायर का ऋण 6 के साथ आप जब गुणा कर देंगे तो चिन्ह तो आपको ऋणात्मक मिलेगा, 6 में 6 का गुणा कर देंगे 36 मिल जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर आपको 2 पद इस प्रकार से चाहिए ना, मतलब कि 2 संख्याओं को इस प्रकार से आप जोड़ें तो 5x मिलना चाहिए, है ना। अब देखिए इसको देखकर आपको ये भी आइडिया लगना चाहिए ना कि यहाँ पर आप गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर ऋणात्मक आपको संख्या चाहिए और साथ ही साथ आप जब जोड़ें तो धनात्मक संख्या चाहिए। इसका ये मतलब है ना कि जो उसमें से दोनों संख्या है उसमें एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, तभी यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा करके ऋणात्मक संख्या लिखा गया है ना। और यहाँ से भी आइडिया लग रहा है कि एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है और जो धनात्मक वाली संख्या है उसका वैल्यू अधिक है, तभी यहाँ पर 5x बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके जो भी गुणनखंड हो रहे हैं गुणनखंड यहाँ पे लिख दीजिए और अंतर करके हमें 5 प्राप्त करना है ना। यहाँ पे 36, 12 3 36 है ना, 12 गुणते 3, 12 3 36 हो जाएगा। और यहाँ पे किस प्रकार से आप 6 में 6 का गुणा करके 36 प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे आपको नहीं प्राप्त होगा, है ना। 12 3 36 होगा और यहाँ पे 4 9 36 आपको प्राप्त हो जाएगा और 36 में 1 का गुणा कर देंगे तब आपको 36 मिलेगा। देखिए यहीं पर अंतर 4 और 9 का अंतर आपको 5 प्राप्त हो रहा है, तो यहीं से आपको यहाँ पे 5x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक वाली राशि को आपको अधिक ले लेना है, 9x को हम लोग अधिक ले लेंगे और यहाँ पे ऋण 4x हम लोग ले लेंगे, इसका अंतर कर देंगे तो आपको सिंपल 5x मिल जाएगा। और यदि आप 9x और गुणा कर देंगे ऋण 4x का तो यहाँ पे गुणनफल धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, गुणनफल आपको ऋणात्मक ही मिलेगा, 4 9 36 मिल जाएगा और x में x का गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल है। और इनको हम सिंपल जोड़ देंगे तो मध्य पद प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 5x के स्थान पर यहीं प्रतिस्थापित कर देना है, 9x ऋण 4x, यहाँ पे 6x स्क्वायर और यहाँ पर हमने बताया कितना 9x ऋण 4x और यहाँ पे ऋण 6 है। और जब भी आप मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करें ना तो इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन दोनों पदों को यहाँ पे जो मध्य पद को आपने विभाजित किया हुआ है इन पदों को जोड़ने पर यह पद वापस आपको प्राप्त होना चाहिए, है ना। 9x में से यदि अभी हम लोग 4x घटा देंगे सिंपल 5x आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले यहाँ पर 3 पद था, 4 पद हो गया, यहाँ पे 2 पदों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, 3 दूना 6 3 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पे x इन दोनों पदों में से 3x उभयनिष्ठ हो गया, 3 दूना 6 2 बचा हुआ है और x का 2 गुणनखंड था, 1 गुणनखंड बचा हुआ है ना, 1 गुणनखंड हमने उभयनिष्ठ ले लिया, 3 3 9, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, x को तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कोष्टक के मान को ध्यान में रखिए, यहाँ पे दोनों पद आपको धनात्मक चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पद ऋणात्मक है, तो ऋण हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं, और इन दोनों पदों में से दो उभयनिष्ठ है, हमने सिंपल 2 को उभयनिष्ठ कर लिया, 2 दूना 4, 2x बचेगा और 2 3 6 प्लस यहाँ पे 3 बचेगा। देख रहे हैं ना कोष्टक का वैल्यू सेम आपको प्राप्त हो रहा है। अभी यहाँ पे ऋण 2 का हम दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो फिर आपको दोनों पद यहीं वापस प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम लोग कोष्टक के वैल्यू को उभयनिष्ठ कर लेते हैं, 2x प्लस 3 को हमने उभयनिष्ठ कर लिया, तो यहाँ पर बचा क्या हुआ है 3x ऋण 2 बचा हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। यहाँ पर आपको दे देगा ना 3x² ऋण x है और ऋण 4 है। चलिए प्रथम और अंतिम पद का हम लोग सिंपल गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा कर देंगे ना 3x² का, यहाँ पे ऋण 4, चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे, चिन्हों के साथ गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 4 3 12 मिला, और यहाँ पे x² आपको प्राप्त हो गया, और यहाँ पर मध्य पद आपको चाहिए ऋण x, है ना। हमें दो संख्याएं इस प्रकार से हैं कि यदि हम लोग उसका गुणा कर दें तो गुणनफल हमें ऋण 12x² चाहिए, और यदि हम लोग उन दोनों पदों को, उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमें ऋण x चाहिए। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड से ही आप प्राप्त कर पाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा, है ना, 4 और 3 के गुणनफल, और यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि को हम लोग अधिक ले लेंगे, है ना। देख लीजिए हम इस प्रकार से कर देते हैं, 4 3 12 यहीं इसी गुणनखंड से जो भी संख्यात्मक मान रहेगा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल से जो भी संख्यात्मक मान मिला रहेगा उसी संख्यात्मक मान से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 4 3 12 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋण रहेगा 4x और प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे 3x, यहाँ पे ऋण 4x और 3x को जोड़ देंगे तो ऋण x मिलेगा, और यहाँ पे ऋण 4x का गुणा कर देंगे 3x के साथ में, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाएगा, 4 3 12 संख्या 12 मिल जाएगा, x का x में गुणा कर देंगे x² प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऋण x के स्थान पर आपको यहीं प्रतिस्थापित कर देना है, यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पे 3x² और ऋण x के स्थान पर हमने बताया 4x और प्लस 3x प्रतिस्थापित कर देना है, और ऋण 4। अब यहाँ पे 4 पद हो गया, दो पदों को साथ में लीजिए, इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, केवल x उभयनिष्ठ है, यहाँ पर हम लोग x उभयनिष्ठ लेते हैं, बचा क्या है 3 और x बचा हुआ है, और x को हमने उभयनिष्ठ लिया, यहाँ पे ऋण 4 बचा हुआ है। चलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 3x ऋण 4 है, यहाँ पर भी 3x ऋण 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्लस 1 उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ पे 3x और ऋण 4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों पदों में से 3x ऋण 4 उभयनिष्ठ है, 3x ऋण 4 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, 3x ऋण 4 हमने उभयनिष्ठ लिया, क्या बचा हुआ है x + 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपको बहुपद दे दिया गया था द्विघात बहुपद, इसका हमने सिंपल यहाँ पे गुणनखंड कर दिया, जो कि आपको प्राप्त हो गया 3x ऋण 4 और एक क्वेश्चन में x + 1। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दे दिया गया है, जो भी दे दिया गया है बहुपद उसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं हम लोग 5वें प्रश्न को, 5वें में भी फर्स्ट को, जो कि आपको दे दिया गया है x पर 3 घात है ऋण 2x² ऋण x और प्लस यहाँ पे 2 दे गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बहुपद है वह त्रिघात बहुपद है ना, इस पर घात 3 है, यहाँ पर है त्रिघात बहुपद। यदि द्विघात बहुपद रहता है तो हम लोग मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके इसका गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिघात बहुपद है तो इसको आप जो गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ा है ना, उसी गुणनखंड प्रमेय से आप इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, सिंपल ना, यहाँ पे x के अलग अलग मान आपको प्रतिस्थापित करना है, और प्रतिस्थापित करके हम लोग पहले चेक करेंगे ना कि यहाँ पे किस रैखिक बहुपद के लिए इसका वैल्यू जो शेषफल रहेगा, किस रैखिक बहुपद के लिए इस बहुपद का शेषफल 0 हो रहा है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, हम लोग सिंपल गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करके इसको हम लोग एक रैखिक बहुपद को अलग कर लेते हैं और एक द्विघात बहुपद को हम लोग अलग कर लेते हैं, ताकि तभी हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे, है ना। देखिए हमें पता है ना कि PA बराबर यदि 0 हो गया, यदि हम लोगों ने एक कोई वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया, कोई भी वास्तविक संख्या हमने मान रखा, यदि शेषफल 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पे x ऋण a क्या हो जाएगा, जो PX जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड हो जाएगा x ऋण 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग के पास बहुपद दे दिए गए, यहाँ पर हम लोग अलग अलग वास्तविक संख्याओं को प्रतिस्थापित करके शेषफल हम लोग 0 लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो भी आपका बहुपद रहेगा a वास्तविक संख्या के लिए यदि उसका शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे x ऋण a इस बहुपद का जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, एक रैखिक गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब एक रैखिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा तो सिंपल हम लोग उसको हल करेंगे, है ना। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं इसका। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पहले वैल्यू आपको प्रतिस्थापित करके चेक करना है ना कि किस मान के लिए यहाँ पे इस बहुपद का वैल्यू 0 हो रहा है ना। चलिए हम लोग रख के ट्राई करते हैं। यहाँ पर पहले यदि हम लोग एक बार एक ही रखें ना, यहाँ पर 1 लिखकर हम लोग चेक करते हैं। चलिए सिंपल PX लिखकर नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x पर 3 घात है ऋण 2x² है ऋण x और प्लस 2 है। यहाँ पर हमने सिंपल P1 लिखा। यहाँ पे 1 पर 3 घात ऋण 2 और यहाँ पे गुणते 1 पर 2 घात ऋण यहाँ पे 1 हो जाएगा, x के स्थान पे 1 प्रतिस्थापित करना है प्लस 2। और हल करते हैं। P1 बराबर 1 पर 3 घात है, मतलब 1 के 3 गुणनखंडों का गुणा कर देंगे 1 ही मिलेगा, 1 का वर्ग कर देंगे 1 ही मिलेगा। यहाँ पे ऋण 2 मिला, यहाँ पे ऋण 1
और यहाँ पे धन 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋण 1 मतलब यहाँ पे धन 1 और ऋण 1 ये आपस में घटकर 0 हो गया। ऋण 2 और धन 2 घटकर आपस में 0 हो गया। शेषफल यहाँ पर आपको P1 का वैल्यू आपको शेषफल यहाँ पर प्राप्त हो गया 0। यहाँ पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो P1 आपने रखा हुआ है ना, यहाँ पर ये किस रैखिक बहुपद का आपने शून्य लिखा हुआ है। यहाँ पर यह हो जाएगा x ऋण 1। यदि हम लोग x के स्थान पर हम लोग सिंपल 1 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो यहाँ पे इस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसी रैखिक बहुपद का यह शून्य लिखा गया है 1। यहाँ पे x ऋण 1 का यदि ये x ऋण 1 यदि हम लोग यहाँ पे शून्य यहाँ पे 1 यदि आप प्रतिस्थापित कर देंगे, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे जो यहाँ पे त्रिघात बहुपद है ना, यहाँ पे x+1 से पूर्णतः विभाजित है ना। यहाँ पर ये शून्य से हमने ज्ञात किया। चलिए यहाँ पर x+1 से हम लोग भाग दे लेते हैं और एक हम लोग द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। ये पूर्णतः इससे विभाजित है, हमने पहले ही शेषफल शून्य प्राप्त कर लिया। यदि नहीं प्राप्त होता तो हम लोग कुछ और से ट्राई करते हैं। देखिए शून्य हो गया, पहले आप शून्य से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर खैर शून्य से तो होगा नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस फिर 1 से ट्राई कीजिएगा, है ना। इससे नहीं प्राप्त होगा तो +-2 से प्राप्त मतलब ट्राई कीजिएगा, फिर +-3 इस प्रकार से संख्याओं से आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कम से कम इतने में ही आपको प्राप्त हो जाएगा, इतने में ही लगभग आपको एक रैखिक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका आपने शून्य रखा था उस रैखिक बहुपद को आपने सिंपल लिख दिया। अब यहाँ पर हम भाग देकर भी आपको दिखाते हैं, है ना, क्योंकि हमें वो द्विघात बहुपद चाहिए। यहाँ पे x पर 3 घात है ऋण 2x² और ऋण x और यहाँ पे +2 है, इसमें हम लोग भाग देते हैं x ऋण 1 से। x ऋण 1 को हमने बता दिया कि पहले इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे x पर 3 घात है और यहाँ पर x² पर भाग जाएगा। तो यहाँ पे x² का जब x में गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात मिलेगा। अब जब x² का ऋण 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ऋण x² आपको प्राप्त होगा। चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है तो अब ये धनात्मक हो गया, है ना। यहाँ पे घटकर 0 हो गया और यहाँ पे यह धनात्मक है और यहाँ पे ये ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है, आपको ऋण x² बचेगा। ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है। और चलिए हमने सिंपल ऋण x को नोट कर दिया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग हमेशा पहले पद को विभाजित करने का प्रयास करेंगे। अब कितना बार आपको भाग ले जाना है, यहाँ पर x है, आपको ऋण x² प्राप्त करना है तो ऋण x बार भाग ले जाएंगे। ऋण x का यहाँ पर x के साथ गुणा कर देंगे, ऋण x² आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ऋण x का यहाँ पे 1 के साथ आप गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पे, मतलब दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। x का 1 में गुणा कर देंगे, x मिलेगा। चलिए अब फिर चिन्ह चेंज कर देते हैं। यहाँ पर यह ऋणात्मक है, अब यह धनात्मक हो गया। यहाँ पर यह धनात्मक है, अब यह ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर यह घटकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण x और यह भी ऋण x हो गया। ऋण आपको 2x प्राप्त हुआ और यहाँ पे +2 भी है। अब यहाँ पर हमें सिंपल कितनी बार भाग ले जाना है, यहाँ पे ऋण 2x को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ऋण 2 बार भाग ले जाते हैं, ताकि ऋण 2 का x में गुणा कर देंगे, ऋण 2x हो जाएगा और ऋण 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक चिन्ह मिलेगा और 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 मिलेगा। चिन्ह चेंज कर देंगे, ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा या धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है, घटकर यहाँ पे शेषफल आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जब इस बहुपद में आपने x ऋण 1 से भाग दिया तो इतना बार भाग गया, भागफल आपको यहीं प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इससे आपको यह पता चला कि इस बहुपद का यह एक गुणनखंड है ना, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं ना। यहाँ पे इस भाज्य बराबर यह दोनों गुणनखंड नोट कर दीजिए। यहाँ पे x ऋण 1 को हमने नोट कर दिया और यहाँ पे x² ऋण x ऋण 2, इसका हमने एक तो गुणनखंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिघात बहुपद दिया गया था इसका हमने एक गुणनखंड नोट कर दिया। अब फिर हम लोग इसका भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद और यहाँ पे अंतिम पद का हम लोग सिंपल गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे x² और यहाँ पे ऋण 2 का गुणा कर देंगे, ऋण 2 x² आपको मिलेगा। मध्य पद आपको चाहिए ऋण x, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 गुण तो एक ही हो सकता है और यहाँ पर आपको चाहिए ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक वाले का वैल्यू अधिक ले लीजिए। ऋण 2x ले लेते हैं और हम लोग प्लस x ले लेते हैं ना। यदि हम लोग इसका अंतर कर देंगे तो सिंपल आपको ऋण x प्राप्त हो जाएगा, है ना। मतलब इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ऋण x मिल जाएगा। यदि आप इसका गुणा कर देंगे, ऋण 2x का x के साथ आप गुणा कर देंगे तो ऋण 2x² आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण x के स्थान पर आपको यहीं प्रतिस्थापित कर देना है। यहाँ पे x ऋण 1 और यहाँ पे x², मध्य पद को हम लोग 2 पदों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे ऋण 2x प्रतिस्थापित कर देना है ना, ऋण 2x और प्लस x, मध्य पद को हमने 2 पदों में विभाजित किया और यहाँ पे ऋण 2। चलिए यहाँ पे x ऋण 1 हो गया और यहाँ पे चलिए मझले कोष्टक में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पदों को साथ में लेना रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों पदों में से जो भी कुछ भी उभयनिष्ठ ले लीजिए। इन दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ है, x हमने सिंपल उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर बचा का x ऋण 2 बचा।
अब यहाँ पर भी देख ले रहे हैं कि इन दोनों पदों में x ऋण 2 है, तो सिंपल यहाँ पे x+1 को उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो यहाँ पे +1 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे x ऋण 2 बचा हुआ है। चलिए मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। यहाँ पे x ऋण 1 हो गया, इन दोनों पदों में से x ऋण 2 उभयनिष्ठ है, x ऋण 2 हम लोग सिंपल उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बचा क्या, x+1 बचा हुआ है, x+1। तो यहाँ पे जो भी आपको त्रिघात बहुपद दिया गया था, इसके यहीं आपको 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, x ऋण 1, x+1, x ऋण 2, है ना, यहीं आपको गुणनखंड प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको जो भी बहुपद दे देगा इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दे देगा ना, x पर 3 घात है, ऋण 3 x² है, ऋण 9 x, और यहाँ पे ऋण 5 है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग पहले प्रतिस्थापित करके पहले एक हम लोग रैखिक गुणनखंड को हम लोग पहले बाहर करते हैं इसमें से, है ना, तभी हम लोग इसका गुणनखंड कर पाएंगे। तो चलिए यदि हम लोग यहाँ पे चलिए px करके ही नोट कर देते हैं। यहाँ पे x पर 3 घात है, ऋण 3x², ऋण 9x और ऋण 5 है। यदि हम लोग एक प्रतिस्थापित करें तो एक प्रतिस्थापित करेंगे तो हम लोग को नहीं मिलेगा, है ना। तो या फिर चलिए हम लोग ऋण 1 प्रतिस्थापित करते हैं, ऋण 1 प्रतिस्थापित करके एक बार चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग +1 प्रतिस्थापित करेंगे ना तो यह भी पद ऋणात्मक, ये तीनों पद ऋणात्मक रहेंगे, एक ही पद धनात्मक रहेगा, है ना, तो हम लोग को नहीं प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पे ऋण 1 प्रतिस्थापित करके देखते हैं, ऋण 1 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 का वर्ग, और यहाँ पे ऋण 9 है, गुणते ऋण 1, और यहाँ पे ऋण 5, हल करते हैं। यहाँ पे घन है ना, घन है, तो यहाँ पे ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग कर देंगे, ऋण 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे फिर आपको ऋण 3 ही मिलेगा। यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक आपको चिन्ह मिलने का, धन 9, और यहाँ पे ऋण 5 है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऋणात्मक है और यह भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक को साथ में जोड़ लीजिए, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे +9 अकेले है और यहाँ पे ऋणात्मक वाला 3 पद है, तीनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 1 9, ऋण 9 मिलेगा। यहाँ पर घटकर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। पी ऋण 1 का वैल्यू आपको शेषफल यहाँ पे 0 आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो शून्यक लिखा गया है, ये किस बहुपद का यहाँ पर शून्यक लिखकर आपने प्राप्त किया था, ठीक है, तो उस बहुपद को लिखिए, उस रैखिक बहुपद को लिखिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम x +1 लिख देते हैं ना, x प्लस हमने सिंपल 1 लिख दिया, जो x+1 रैखिक बहुपद है इसी का यहाँ पर शून्यक लिखा गया था, है ना, हमेशा शून्यक को ही प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे यही रैखिक बहुपद था जिसका यहाँ पर आपने शून्यक प्रतिस्थापित किया था। यहाँ पे x के स्थान पर यदि आप ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह शून्य के बराबर आपको प्राप्त होने लगेगा। तो यहाँ पर सिंपल शून्यक से हमने इसको प्राप्त कर लिया, जो रैखिक बहुपद था प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे इस रैखिक बहुपद से यहाँ पर यह जो बहुपद है ये पूर्णतः विभाजित है ना, हम भाग देकर भी हम लोग को ज्ञात ही करना पड़ेगा, है ना, ज्ञात करना पड़ेगा उस द्विघात बहुपद को। चलिए हम लोग भाग देते हैं, x+1 है और भाग देना है हमें, यहाँ पे x पर 3 घात, ऋण 3x², ऋण 9x, ऋण 5। यहाँ पे पूर्णतः विभाजित होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हमने शेषफल 0 करके इसको ज्ञात किया हुआ है। चलिए यहाँ पर x है और x पे 3 घात है, तो यहाँ पे x² और भाग ले जाएंगे, तो x² का जब x के साथ गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात मिलेगा, x² का 1 में गुणा कर देंगे तो आपको प्लस x² प्राप्त होगा। चेंज कर दीजिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, घटकर शेषफल 0 हो गया, यहाँ मतलब यह पद 0 हो गया, और यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि दोनों चिन्ह समान हो गया। यहाँ पे ऋण 4x² हो गया, चलिए ऋण 9x को हमने सिंपल नोट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ, यहाँ पे इस पद को ध्यान में रखते हुए, तो ऋणात्मक चिन्ह चाहिए तो ऋण हमें चाहिए, तो यहाँ पे ऋण हमने लिख दिया, 4 भी चाहिए, और यहाँ पे x² केवल यहाँ पे x है तो ऋण 4x बार हम भाग ले जाएंगे, ताकि यहाँ पर गुणा कर दें तो पहला पद हमें मिलना चाहिए। ऋण 4x का पहले पद में गुणा कर देंगे, ऋण 4x² आपको प्राप्त होगा, हमेशा पहले पद का ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ऋण 4x का जब यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 4x आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे यह पद तो घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, या ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, यह घटकर 0 हो गया। यहाँ पे यह प्लस हो गया या माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देते हैं क्योंकि विपरीत चिन्ह है। ऋण 5x बचेगा और यहाँ पर ऋण 5 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल कितनी बार भाग ले जाएँ, ऋण 5 बार, ऋण 5 बार भाग ले जाएंगे तो ऋण 5 का x में गुणा कर देंगे, ऋण 5x, और ऋण 5 का ऋण 1 के साथ गुणा कर देंगे, ऋण 5। यहाँ पे घटकर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो भागफल आपको यही प्राप्त हो गया, भाजक यही था, भाज्य यह था, यहाँ पर भाज्य यही है, भाजक यही था x+1, आपने भाग दिया तो भागफल आपको यही प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल हो जाएगा, है ना, और प्लस शेषफल तो 0 ही है ना। तो यहाँ पे यह गुणते यह हम लोग लिख देते हैं इसके बराबर, यहाँ पे इसके बराबर आपको x+1 लिख देना है, यही आपका भाजक था, और यहाँ पे आपको भागफल क्या प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ था x² ऋण 4x और ऋण 5, और प्लस जो शेषफल था वो तो आपको शून्य ही प्राप्त हो गया। यहाँ पर इसका आपने गुणनखंड कर दिया, अब इसका आपको गुणनखंड कर देना है ना, x+1,
अब यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब आप गुणा कर देंगे ऋण 5 के साथ तो ऋण 5 एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे ऋण 4 एक्स आपको चाहिए है ना, तो इसका आप क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 5 गुणित 1 ही गुणनखंड कर सकते हैं, और बस ऋणात्मक के हिसाब से ले लीजिए, ऋणात्मक वाली राशि को अधिक ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ऋण 5 एक्स और प्लस हमने सिंपल एक्स ले लिया है ना। यहाँ पर ऋण 5 एक्स प्लस एक्स करेंगे, विपरीत चिन्ह घटकर यहाँ पर ऋण 4 एक्स मिलेगा, और यदि ऋण 5 एक्स और यहाँ पे गुणते एक्स हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ही मिलेगा और 5 ही मिलेगा, और एक्स में एक्स का गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल मिलेगा। तो यहाँ पे ऋण 4 एक्स के स्थान पर आपको यही प्रतिस्थापित करना है ना, यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए इसको मध्य पद को इसी प्रकार दो पदों में विभाजित करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्स और प्लस 5 और यहाँ पे ऋण 5 कोष्टक बंद। चलिए एक्स प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे चलिए मझले कोष्टक में हम कर देते हैं, इन दोनों पदों में से जो भी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ ले लीजिए, इसमें से एक्स उभयनिष्ठ है, एक्स ऋण 5 बचेगा है ना। यहाँ पे ऋण 5 एक्स यहाँ पे प्लस एक्स था, ठीक है, तभी यहाँ पर घट कर ऋण 4 एक्स आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण 5 एक्स प्लस एक्स था, ठीक है, ऋण 5 एक्स प्लस एक्स और यहाँ पे ऋण 5। अब यहाँ पे इन दोनों पदों में से हम लोग क्या उभयनिष्ठ करें कि यहाँ पर कोष्टक में एक्स ऋण 5 बचे, तो यहाँ पर केवल प्लस 1 उभयनिष्ठ कर लीजिए, क्योंकि यह पूरा हमें चाहिए। एक्स ऋण 5 हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर मझला कोष्टक बंद। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1, चलिए अब इन दोनों पदों में इसका उभयनिष्ठ है, एक्स ऋण 5 उभयनिष्ठ है, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 बचा हुआ है, एक्स प्लस 1, चाहे तो इन दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं आप, गुणनखंड हालांकि यही प्राप्त होगा, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 के 2 गुणनखंड है, और यहाँ पे एक्स ऋण 5 का एक गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पे जो भी त्रिघात बहुपद दे दिया गया था इसके यही गुणनखंड आपको प्राप्त हुए। थर्ड में जो बहुपद दे दिया गया इसको नोट करते हैं, एक्स पर 3 घात है और प्लस 13 एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 32 एक्स और प्लस 20 है। चलिए पहले हम लोग एक शून्य प्रतिस्थापित करके एक रैखिक बहुपद हम लोग ज्ञात करते हैं जिससे यह पूर्णतः विभाजित है। इस बहुपद को हम लोग सिंपल पी एक्स के बराबर लिखते हैं। यहाँ पे एक्स पर 3 घात है प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 32 एक्स और प्लस 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक वैल्यू रखने पर आपको प्राप्त ही नहीं होगा है ना, ऋणात्मक वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए पी ऋण 1 हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे ऋण 1 का घन हो जाएगा, ऋण 1 पर घन प्लस यहाँ पे 13 ऋण 1 पर वर्ग और प्लस यहाँ पे 32 गुणते ऋण 1 और यहाँ पे प्लस 20 है। चलिए पी ऋण 1, यहाँ पे ऋण 1 का घन कर देंगे तो सिंपल आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा, ऋण 1 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, प्लस आपको केवल 13 प्राप्त होगा, और प्लस यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह विपरीत चिन्ह है, ऋणात्मक ही चिन्ह प्राप्त होगा, यहाँ पे 32 मिला और प्लस यहाँ पे 20 है, ठीक है। चलिए हो गया पी ऋण 1। चलिए यहाँ पर यह ऋणात्मक वैल्यू है, यह ऋणात्मक वैल्यू है, यहाँ पे ऋण आपको 33 मिला और यहाँ पे धनात्मक वैल्यू यह है 20 में यहाँ पर 13 जोड़ देंगे तो आपको 33 ही मिलेगा, वो भी धनात्मक 33 रहेगा। यहाँ पर यह घटकर शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, पी ऋण 1 का वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो गया। तो शेषफल यहाँ पर सिंपल आपको 0 प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ पे यह किस बहुपद का शून्य लिखा हुआ है, बस उस बहुपद को लिख दीजिए जो कि आपको रैखिक बहुपद है। यहाँ पर यक्स यहाँ पे लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे ऋण 1 लिखा हुआ है ना, हम लिख देते हैं यक्स प्लस 1 है वह बहुपद है ना, जिसका यहाँ पर ये शून्य लिखा गया है। यदि यहाँ पर हम लोग ऋण 1 प्रतिस्थापित कर देंगे ना तो यह बहुपद 0 के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसी रैखिक बहुपद का यह शून्य लिख कर यहाँ पे शेषफल 0 किया गया, तो इस बहुपद का यह एक गुणनखंड है, ठीक है, यह एक रैखिक गुणनखंड है, ठीक है। चलिए हम लोग द्विघात बहुपद को भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं इसमें, एक्स प्लस 1 से एक्स पर 3 घात प्लस यहाँ पे 13 एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 32 एक्स प्लस 20 है, इसमें हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे एक्स है, एक्स पर आपको 3 घात चाहिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर भाग ले जाएंगे, एक्स पर 3 घात हो जाएगा और एक्स मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले पद में गुणा कर देंगे, एक्स पर 3 घात एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। चलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एक घटकर 0 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, आपको प्लस मिलेगा, प्लस ही मिलेगा 12 एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पर प्लस हम लोग 32 एक्स को सिंपल नोट कर लेते हैं। यहाँ पर अब इसको इस पद को ध्यान में रखना है तो लिख देते हैं प्लस 12 बार जाएगा भाग 12 एक्स बार, है ना, ताकि तभी यहाँ पर 12 एक्स का यहाँ पे एक्स में गुणा कर देंगे तभी आपको 12 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। चलिए 12 एक्स का 1 में भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 12 एक्स ही आपको मिलेगा। चिन्ह चेंज कर दीजिए,
यहाँ पर ये घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, यहाँ पर आपको 20 प्राप्त हो जाएगा, है ना, वो भी धनात्मक का, धन 20 यक्स मिला। चलिए यहाँ पर प्लस हमने सिंपल 20 को नोट कर दिया। अब कितना बार भाग ले जाएँ हम, सिंपल 20 बार भाग ले जाएँ। 20 का x में गुणा कर देंगे 20 x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 20 का 1 में गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, घट कर यहाँ पे शेषफल आपको 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे इस बहुपद का यहाँ पर यह भाज्य था, यह भाजक था, यह भागफल आपको प्राप्त हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणते यहाँ पे भागफल और प्लस शेषफल होता है, शेषफल 0 हो गया। तो इसके यहाँ पे इस बहुपद के ही 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। चलिए इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं। यहाँ पे यक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक कोष्टक में यही यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स और प्लस आपको 20 प्राप्त हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल इस द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं ना। तो प्रथम और अंतिम पद का गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे 20 का गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर गुणते 20 तो आपको मिल जाएगा 20 एक्स स्क्वायर। मध्य पद आपको क्या चाहिए, 12 एक्स चाहिए, 12 एक्स। तो ये किससे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 10 दूना 20, हाँ इससे प्राप्त हो जाएगा। 10 दूना 20 होता है, इसका गुणनखंड कर देंगे 10 दूना 20, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 10 एक्स और प्लस यहाँ पे 2 एक्स, है ना। 10 एक्स और 2 एक्स जोड़ देंगे तो 12 एक्स मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 एक्स और यहाँ पे गुणते 2 एक्स का गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 आपको प्राप्त हो जाएगा, और एक्स में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 एक्स के स्थान पर आपको यहीं रखना, प्रतिस्थापित कर देना है। 10 एक्स प्लस 2 एक्स लिख देते हैं, एक्स प्लस 1 बराबर नहीं, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 एक्स और प्लस 2 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 कोष्टक बंद। चलिए एक्स प्लस 1, अब चलिए मछली कोष्टक में करके लिख देते हैं। इन दोनों पदों में जो कुछ भी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर केवल एक्स उभयनिष्ठ है, एक्स प्लस 10 बचेगा, है ना, एक्स प्लस 10 बचा। इन दोनों पदों में से 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पर बचेगा एक्स, और प्लस यहाँ पे 2 से भाग देंगे 10 बचेगा, मझला कोष्टक बंद। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस 1, इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ है, एक्स प्लस 10 उभयनिष्ठ है, हमने एक्स प्लस 10 सिंपल उभयनिष्ठ ले लिया। क्या बचा, एक्स प्लस 2 बचा, है ना। तो यहाँ पे जो भी त्रिघात बहुपद दिया गया था इस बहुपद के ही आपको गुणनखंड प्राप्त हुए। यह तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम चौथे पे। इसमें आपको बहुपद दिया गया है ना, 2 वाई पर घन है प्लस वाई स्क्वायर है ऋण यहाँ पे 2 वाई और ऋण 1 है ना। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। पहले इसका हम लोग रैखिक एक गुणनखंड प्राप्त करते हैं। यहाँ पे चलिए पी वाई करके नोट कर देते हैं, क्योंकि इसमें चर वाई है ना, चर वाई है। 2 वाई पर घन प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2 वाई और ऋण 1 है। चलिए यदि हम लोग प्लस 1 प्रतिस्थापित कर दें तब, है ना, प्लस 1 प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से आइडिया लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर यह भी धन हो जाएगा, यह भी धन हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा, घटकर शेषफल 0 आपको प्राप्त होने लगेगा। 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पर घन और प्लस यहाँ पे 1 पर वर्ग और ऋण 2 गुणते 1 और ऋण 1 P1 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1 का घन करेंगे 1 ही मिलेगा, 1 का 2 में गुणा कर देंगे 2 ही मिलेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा, 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2 ही मिलेगा, और यहाँ पे ऋण 1, यहाँ पे देख लेते हैं धन 3 है और यहाँ पे ऋण 3 है, यहाँ पर घट कर क्या हो जाएगा, शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। P1 यहाँ पर घट कर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 लिखा गया है ना, ये किस रैखिक बहुपद का शून्य लिखा गया है। चलिए तो उस रैखिक बहुपद को हम सिंपल लिख देते हैं। यहाँ पे यह यक्स ऋण 1 का लिखा गया है ना शून्य, यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम लोग 1 प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पे यह बहुपद पूरा क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसी रैखिक बहुपद का यह शून्य लिखा गया है ना। तो चलिए यहाँ पर इस बहुपद का एक गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ पे यक्स हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे वाई लिखना है, क्योंकि चर वाई है, वाई ऋण 1 है। अब यहाँ पर वाई ऋण 1 से हम लोग इसको भाग देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वाई ऋण 1, इसका एक गुणनखंड यह है, हम भाग देकर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 वाई पर घन प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2 वाई और ऋण 1 है। चलिए यहाँ पे 2 वाई पर घन आपको इस बात को मतलब पहले पद को ध्यान में रखते हुए भाग देना है। तो यहाँ पर 2 ले जाएंगे ताकि 2 प्राप्त हो जाए, वाई पर घन है, यहाँ पर वाई का एक गुणनखंड है, 2 गुणनखंड बार भाग ले जाएंगे। 2 वाई स्क्वायर का यहाँ पे वाई में गुणा कर देंगे, 2 वाई पर घन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण 2 वाई पर घन आपको प्राप्त हो जाएगा, नहीं स्क्वायर प्राप्त होगा इसमें गुणा कर देंगे तो, क्योंकि यहाँ पर वाई का तो कोई गुणनखंड है नहीं, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ही मिलेगा। चलिए चेंज कर दीजिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो गया, यह घटकर 0 हो गया। यहाँ पे यह धन हो गया तो जोड़ देंगे साथ में प्लस यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर और ऋण 2 वाई। चलिए इस पद को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर प्लस हमें 3 चाहिए और 1 वाई तो है, लेकिन 1 वाई एक बार मतलब
3y बार भाग ले जाएंगे ताकि 3y का यहाँ पर y में गुणा कर देंगे, 3y स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। 3y का यहाँ पे इस पद में गुणा कर देंगे ऋण 3y आपको मिलेगा। चलिए चेंज करिए, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो गया, यहाँ पर घट गया, यह घटकर 0 हो गया। यहाँ पे ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, विपरीत चिन्ह घटेगा, धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, केवल यहाँ पर y बचेगा, ठीक है, प्लस y बचा, और यहाँ पे ऋण 1 भी बचा हुआ है ना, तो सिंपल आप प्लस 1 बार भाग ले जाएंगे, 1 का यहाँ पे y में गुणा कर देंगे y ही मिलेगा, 1 का इसके साथ गुणा कर देंगे ऋण 1 मिलेगा, घटकर शेषफल आपको 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे इस बहुपद का यह भाज्य था, यहाँ पे ये भाज्य है, यह भाजक था, आपको भागफल ही प्राप्त हो गया। तो इस भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका शेषफल तो 0 ही हो गया। चलिए यहाँ पे यह y ऋण 1 लिख देते हैं, y ऋण 1 से आप भाग दे रहे थे, एक गुणनखंड ये है और दूसरा गुणनखंड ये है 2y स्क्वायर और प्लस 3y और प्लस 1। चलिए लिखते हैं y ऋण 1, इसका हम लोग सिंपल गुणनखंड कर लेते हैं, प्रथम और अंतिम पद का गुणा कर देंगे ना, 2y स्क्वायर का 1 के साथ गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो 2y स्क्वायर ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको चाहिए 2 पदों को आप जोड़ें ना, तो 3y चाहिए, यही मध्य पद चाहिए, तो इसका गुणनखंड कर देंगे 2 का ना, तो यहाँ पे 2 गुणते 1 ही इसका गुणनखंड होगा, है ना, इसका 2 गुणते 1 ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देते हैं 2y और यहाँ पे प्लस y, है ना, 2y में आप 1y जोड़ देंगे तो 3y प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 2y और गुणा कर देंगे 1y का, तो 2y मतलब संख्या 2 ही मिलेगा, और y में y गुणा कर देंगे y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होगा, है ना, यह प्रथम पद है, यहाँ पर यह अंतिम पद है। चलिए तो यहाँ पर सिंपल आपको 3y के स्थान पर 2y प्लस y प्रतिस्थापित कर देना है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2y स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2y और प्लस y प्लस 1 कोष्टक बंद। चलिए लिखते हैं y ऋण 1 कोष्टक बंद। अब यहाँ पे इसको मंझला कोष्टक में लिखते हैं, इन दोनों पदों में से अब दो पदों को साथ में ले लीजिए, इन दोनों पदों में से 2y उभयनिष्ठ है, 2y हमने सिंपल उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या हुआ y, और यहाँ पर केवल प्लस 1 बचा हुआ है ना, क्योंकि 2y को आपने उभयनिष्ठ ले लिया है, यहाँ पर प्लस 1 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तभी यहाँ पर कोष्टक में y प्लस 1 बचेगा, ठीक है, यही है, और केवल हम लोग एक ही उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और मंझला कोष्टक बंद। चलिए y ऋण 1 और यहाँ पे इन दोनों पदों में से y प्लस 1 उभयनिष्ठ है, y प्लस 1 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, बचा गया कोष्टक में 2y और प्लस 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे इस त्रिघात बहुपद के आपको यही गुणनखंड प्राप्त हो गया, y ऋण 1 y प्लस 1 2y प्लस 1। और इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।